हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम अगेन टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर राहत और हम पढ़ रहे हैं बेटा जेनेटिक्स फ्रॉम द क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करी थी। आई होप आपको वो सारी समझ आ गई होंगी। तो जहाँ पे हमने अलील्स के बारे में, जीन्स के बारे में, कैरेक्टर, ट्रेट, जीनोटाइप, फिनोटाइप के बारे में बात करी थी। होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम कॉमनली जेनेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो हमने लास्ट क्लास में फिनिश करी है। और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, लेकिन वो जब हम मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उन्हीं विद इन मेन टॉपिक्स हम उन चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। सॉरी। तो आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो हमने मेंडल के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मेंडल जो था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। 1822 के अंदर उसका बर्थ हुआ था एंड 1884 के अंदर उसकी डेथ हुई थी। तो ही ग्रीव अप इन अ फॉर्म, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो ऑस्ट्रिया में था और आजकल वो पार्ट चेक रिपब्लिक में पाया जाता है। ठीक है ना। तो वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत देख लिया था। और फिर हमने उसके बारे में बेटा, उसके पेपर के बारे में, रिसर्च पेपर के बारे में, पब्लिशर के बारे में भी बात करी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेंडल ने जब अपना काम शुरू किया था जेनेटिक्स के ऊपर, हालांकि उसको पता नहीं था ही इज़ वर्किंग फॉर जेनेटिक्स, बट जो काम उसने शुरू किया था बेटा जेनेटिक्स के ऊपर, वो किस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर यूज़ किया गया था। वो जो प्लांट है जो जेनेटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, जो जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत सारी चेंज लाने वाला था, वो कौन सा प्लांट था। और प्लस क्या मेंडल ने खाली उसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर काम किया था या इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर काम किया था, वो हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, यहाँ से हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है इसको मेंडलिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहली चीज़ जो आप रखेंगे, याद रखेंगे मेंडलिज्म के बारे में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, मेंडलिज्म में जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जो भी क्रॉसेस करने वाले हैं, जो भी कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, ऑल दोज क्रॉसेस, ऑल दोज कैरेक्टर्स विल ऑलवेज फॉलो बाय पेरेंटल पैटर्न, विल फॉलो बाय पेरेंटल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, और जिसको हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो हम मेंडलिज्म में जो भी पढ़ते हैं दैट इज़ ऑलवेज बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस और मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स यहाँ पे अगर दो अलील एक कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, आउट ऑफ टू अलील्स बेटा खाली एक अलील क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे कोई एडिटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहली चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ याद रखेंगे आप कि मेंडलिज्म जो होता है ये एप्लीकेबल होता है टू डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। एप्लीकेबल टू डिप्लॉयड्स। तो ये हम अप्लाई करते हैं बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, और जिनका क्या होगा, जिनका लाइफ के अंदर बेटा या लाइफ स्पैन के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, विथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लाइफ में बेटा दो फेजेस आएंगे, एक डिप्लॉयड फेज आएगा और एक हैप्लॉयड फेज आएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर सारे कैरेक्टर्स जो बायपेरेंटल इनहेरिटेंस वाले होंगे, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगे और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाएंगे, उनके ऊपर क्या अप्लाई होता है, उनके ऊपर मेंडलिज्म अप्लाई होता है। क्लियर है ना। अब मेंडल ने अपने लाइफ के अंदर जब ये मेंडलिज्म का जेनेटिक्स का काम शुरू किया था, तो ड्यूरिंग वर्क ऑफ जेनेटिक्स बेटा मेंडल ने खाली पी प्लांट के ऊपर काम नहीं किया है। ठीक है ना। तो आपको वो प्लांट्स भी याद होने चाहिए जिनके ऊपर मेंडल ने बिफोर पी प्लांट काम किया था। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स यूज, बिकॉज मेंडल ने खाली पी प्लांट यूज़ नहीं किया था,
एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स यूज। सो मेंडल ने खाली पी प्लांट के ऊपर काम नहीं किया था। बिफोर पी प्लांट बेटा मेंडल ने और 2 प्लांट्स के ऊपर काम किया था। हालांकि उन पहले 2 प्लांट्स में बेटा ज़्यादा सक्सेस मेंडल को नहीं मिला बिकॉज ऑफ नो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बेटा, बिकॉज उसमें उसको ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले। तो वो प्लांट जो है उन्होंने मेंडल को कोई ऐसा स्पेशल रिजल्ट नहीं दिया कि जिसको वो पब्लिश कर सकता था या जिसको वो मैथमेटिकली 100% प्रूव कर सकता था। बाद में जब उसने क्या किया, जब वो दोनों प्लांट्स फेल हो गए, फाइनली मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि पी प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जो उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और प्लस अगर हम फिनोटिपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो सारे कैरेक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, इक्वली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसलिए सक्सेस कहाँ मिला मेंडल को, सक्सेस पी प्लांट के अंदर मेंडल को मिला। बट बिफोर पी प्लांट मेंडल ने और 2 प्लांट्स के ऊपर भी काम किया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो ओवरऑल अपनी लाइफ में मेंडल ने 3 प्लांट्स के ऊपर काम किया है, जिसमें से 2 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स थे और 1 सक्सेसफुल अटैम्प्ट था, जिसकी वजह से सारी जेनेटिक्स की जो बेसिक्स है बेटा वो डिस्कवर हुई है। तो जो 2 प्लांट्स मेंडल ने यूज़ किए जिनमें ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिला, उसमें से फर्स्ट प्लांट था, उसको हम हॉक यील्ड बोलते हैं। हॉकीड बोलते हैं, और हॉकीड का साइंटिफिक नेम जो है वो है हिरैशियम। तो ये पहला प्लांट था जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था, लेकिन कोई खास सक्सेस इसमें मिला नहीं मेंडल को। अब दूसरा प्लांट जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था, जिसमें भी कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, वो था डॉलिकस लबलब, जिनको हम कॉमनली बीन्स बोलते हैं। बीन्स इसके ऊपर भी मेंडल को कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। फाइनली मेंडल ने क्या किया, फाइनली मेंडल ने एक सक्सेसफुल प्लांट को यूज़ किया, और प्लांट का नाम था गार्डन पी। और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पाइसम सेटम बोलते हैं। जिसे हम पाइसम सेटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेंडल जो है, मेंडल ने सिलेक्ट किया गार्डन पी को बेटा, जिसको हम इडेबल पी भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, साइंटिफिक नेम इसका है पाइसम सेटम। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसने किसी और प्लांट को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है वाई गार्डन पी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया। सो लेट अस सी कि क्या क्या फीचर्स पी प्लांट के अंदर है, जिसकी वजह से पी प्लांट को मेंडल ने क्या कर दिया, एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट अपने लिए क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करेक्टर जो पी प्लांट का होता है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेंडलिज्म जो है, मेंडलिज्म ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है दैट आर डिप्लॉयड, और प्लस उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होना चाहिए। तो अगर हम पी प्लांट को देखेंगे तो पी प्लांट इस पर्टिकुलर फीचर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है, बिकॉज पी प्लांट जो होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट का पहला फीचर जो है वो है इट इज़ डिप्लॉयड। पी प्लांट डिप्लॉयड प्लांट होता है, ठीक है ना। और इस डिप्लॉयड प्लांट के अंदर जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, इसके अंदर जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है
वो 14 होता है। टू एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 14 होते हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 7 होगा बेटा। तो मतलब इसमें ओवरऑल 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर है ना। और आगे हम देखेंगे बेटा उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मिलता है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी मिलते हैं। तो पहला कैरेक्टर जो हम ढूंढ रहे थे मेंडलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए वो हमको मिला, और वो कैरेक्टर था बेटा कि जो भी इंडिविजुअल मेंडलिज्म में आएगा वो डिप्लॉयड होना चाहिए और उसमें हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड जनरेशन मिलनी चाहिए। तो वो हमको क्लियरली पी प्लांट के अंदर देखने को मिला। इसमें कंप्लीट एक्यूरेट डिप्लॉयड नेचर देखने को मिलेगा 14 का, और कंप्लीट हैप्लॉयड नेचर देखने को मिलेगा 7 का, जिसमें से 7 क्रोमोसोम एक मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा और 7 दूसरा मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये बायोपेरेंटल नेचर भी दिखाता है। तो ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया। क्लियर है ना। अब सेकंड फीचर की जब हम बात करते हैं वो ये है, बिकॉज मेंडल को बेटा अपने एक्सपेरिमेंट्स को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या चाहिए था, कोई ऐसा प्लांट चाहिए था कि जिसकी बहुत सारी जनरेशन्स वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। क्लियर है ना। अब मेंडल का काम था बेटा पी प्लांट को ग्रो कराना और फिर उससे मल्टीपल जनरेशन्स को क्या करना, डेवलप करना। अब मल्टीपल जनरेशन्स ऐसे ही प्लांट के अंदर डेवलप हो सकती है जिसका लाइफ स्पैन क्या हो, जिसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो। बिकॉज मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मेंडल बैम्बू प्लांट को या सेंचुरी प्लांट को चूज़ कर लेता फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, तो हमको पता है बेटा ऐसे प्लांट्स के अंदर 100 साल बाद क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी, आफ्टर 100 ईयर्स आएगी। तो 100 ईयर्स तक तो कोई वेट नहीं करेगा नेक्स्ट जनरेशन को चेक करने के लिए। तो मेंडल को कोई ऐसा प्लांट चाहिए था कि जिसका नेक्स्ट जनरेशन क्या आ जाए, विद इन मंथ्स आ जाए बेटा, मतलब बहुत जल्दी आ जाए। बिकॉज उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि एक ही साल के अंदर मेंडल क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा जनरेशन्स की स्टडी कर सकता है, उनके रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से मेंडल को कोई ऐसा प्लांट चाहिए था कि जिसको एक साल में क्या कर सके, 2 या 4 बार ग्रो कर सके, ताकि वो 4 जनरेशन्स को क्या कर सके, स्टडी कर सके। मेंडल अगर किसी ऐसे एनिमल को चूज़ कर लेता कि जिसका लाइफ स्पैन फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, या जिसका ब्रीडिंग टाइम फॉर एग्जाम्पल 9 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, तो उसमें तो हमें जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन जो है बेटा वो ईजिली नहीं मिल पाती। तो बिकॉज हमको नेक्स्ट जनरेशन ईजिली नहीं मिल पाती या बहुत टाइम बाद मिल पाती, तो हमारा रिजल्ट जो निकालने वाला था, हम जो बेटा कंक्लूजन निकालने वाले थे, उस कंक्लूजन को निकालने के लिए, उस कंक्लूजन को बेटा प्रूव करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो इन ऑर्डर टू डेवलप जनरेशन्स वेरी फास्टली बेटा, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जितना जल्दी हमको नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा, उतना जल्दी हम नेक्स्ट जनरेशन का रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, या उसमें कुछ पर्टिकुलर चेंज भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस वजह से मेंडल को किसी ऐसे प्लांट की तलाश थी बेटा, किसी ऐसे प्लांट की सर्च थी कि जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो। लाइफ स्पैन मतलब ये हुआ बेटा कि उसका टाइम पीरियड जो है बेटा ग्रो करने का प्लस नेक्स्ट जनरेशन में सीड्स डेवलप करने का वो क्या हो, वो बहुत ही शॉर्ट हो। और उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा बेटा कि जितना ज़्यादा शॉर्ट उसका लाइफ स्पैन होगा, उतनी जल्दी न्यू जनरेशन हमको क्या होंगी, मिलेंगी बेटा। क्लियर है ना। तो मतलब पी प्लांट के अंदर बेटा अगर हम चाहते हैं कि पी प्लांट हमारा प्लांट ऑफ इंटरेस्ट बन जाए, ठीक है ना, अगर मेंडल चाहता है कि पी प्लांट ऑफ इंटरेस्ट बन जाए, तो सेकंड फीचर पी प्लांट के पास क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए बेटा शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन। ओके, तो पी प्लांट के अंदर हमको क्या मिलता है, हमको शॉर्ट लाइफ स्पैन मिलता है। बिकॉज शॉर्ट लाइफ स्पैन क्यों मिलता है, तो ये भी अगर आप याद रखना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेमी एनुअल, या आप बोल सकते हैं एनुअल हर्ब बेटा। इट इज सेमी एनुअल और एनुअल हर्ब। ओके, तो मतलब एक पर्टिकुलर जनरेशन को स्टडी करने के लिए बेटा मेंडल को ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन 1 सिंगल ईयर बेटा ही कैन स्टडी 2 or 3 जनरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। क्लियर। नाउ थर्ड चीज़ ये है बेटा कि हमको कोई ऐसा प्लांट चाहिए, या मेंडल को कोई ऐसा प्लांट चाहिए था जिसको कल्टीवेट करने में हमको ज़्यादा मेहनत ना लगे, मतलब हमको ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना देना पड़े, हमको ज़्यादा केयर ना पड़े, हमको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या दवाइयों का यूज़ ना करना पड़े। तो वो बिल्कुल कैरेक्टर जो है वो हमको मैच कर गया पी प्लांट के साथ मेंडल को। इसमें बेटा ज़्यादा ग्रोथ के लिए हमको ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। इट इज़ ईजी टू ग्रो एंड मिनिमम आफ्टर केयर बेटा। तो ईजी टू ग्रो
and minimum aftercare. तो ग्रो करने के बाद भी हमको इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है, क्यों पी प्लांट सेलेक्ट हुआ? बिकॉज इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वेराइटीज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वेराइटीज़ है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वैरायटी का मतलब क्या हुआ, ये हम देखेंगे अभी प्योर वैरायटी कैसी बनाई जाती है। लेकिन बस यहाँ पे याद रखें, प्योर वैरायटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको प्लांट बेटा एक टॉल देखने को मिलेगा पी प्लांट में, तो दूसरा ड्वार्फ देखने को मिलेगा। अगर आपको पी प्लांट के अंदर एक प्लांट में फॉर एग्जांपल पर्पल फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, दूसरे में आपको राउंड वाइट फ्लावर देखने को मिलेंगे। अगर आपको पी प्लांट के अंदर बेटा कोई सीड राउंड देखने को मिलेगा, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली रिंकल्ड देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको एक्यूरेट वेराइटीज़ मिलती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। यहाँ पे कोई मिक्स वाली वैरायटी आपको ईजिली देखने को नहीं मिलेगी। आप पेयर वेराइटीज़ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन बेटा। जब आप उनको सेल्फ पॉलिनेट कराते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, आपको प्योर वेराइटीज़ मिलेंगी जो ओनली टॉल होगा या ओनली ड्वार्फ होगा या ओनली उसके अंदर बेटा पर्पल फ्लावर्स हो सकते हैं या ओनली उसके अंदर क्या हो सकते हैं, वाइट फ्लावर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था बेटा इसका। क्लियर है ना? नेक्स्ट इसमें आपको जो बेटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, easily detectable contrasting characters। ईजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब आप आराम से बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पी प्लांट टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है। एक प्लांट में पर्पल फ्लावर्स है, दूसरे में वाइट है। एक पी प्लांट का फ्लावर बेटा टर्मिनल है, दूसरे में एक्शियल है। तो इनको हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो हम अभी देखेंगे कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है इसके अंदर। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको क्या होगा, ईजिली देखने को मिलेगा बेटा, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग या सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब पी प्लांट जो होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए रियल इन नेचर बेटा, पी प्लांट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करा सकते हैं, आप पी प्लांट को बेटा कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करा के क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ये भी हम अभी डिटेल में देखेंगे कैसे कंट्रोल ब्रीडिंग कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, कंट्रोल ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, लेकिन आप उसको क्या करा सकते हैं, आप कंट्रोल ब्रीडिंग करा के उसको क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते हैं। आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन नेचर क्या है बेटा, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है। तो नेचर में इसको क्या हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। अभी क्रॉस पॉलिनेशन हम कैसे कराएंगे वो अभी देखेंगे, मेथड है उसका एमस्कुलेशन, वो हम अभी बाद में देखेंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पी प्लांट की क्या थी बेटा, बिसाइड्स ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वन मोर प्रॉपर्टी पी प्लांट के अंदर ये थी। होता क्या एक्चुअल में कि नेचर जो है ना, नेचर कभी भी बेटा हाइब्रिड बनाने को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉर्स एंड डंकी के बीच में हाइब्रिड बना बेटा म्यूल, नेचर उसको सपोर्ट नहीं करता बिकॉज नेचर उसको सर्टेराइल बनाएगा, बिकॉज नेचर नहीं चाहता है हाइब्रिड्स
ऐड हो जाए बेटा किसके अंदर, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, बिकॉज नेचर हमेशा प्रीवियस कैरेक्टर्स को मेंटेन करना चाहता है या प्योर कैरेक्टर्स को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए नेचर ज़्यादा सपोर्ट किसको करता है बेटा, प्योरिटी को सपोर्ट करता है, ना कि हाइब्रिड नेचर को सपोर्ट करता है। क्लियर है ना। लेकिन मेंडल बड़ा लकी था, उसने पी प्लांट को चूज़ किया बिकॉज पी प्लांट के अंदर जो हाइब्रिड्स बन जाते हैं बेटा, F1 हाइब्रिड बने या F2 हाइब्रिड बने, वो बेटा स्टेराइल नहीं होते हैं बल्कि फर्टाइल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा पी प्लांट का कि F1 हाइब्रिड्स जो होते हैं F1 हाइब्रिड्स या F2 भी आप ले सकते हैं, आर फर्टाइल। तो F1 हाइब्रिड्स यहाँ पे क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं बेटा, वो नॉर्मल हाइब्रिड्स की तरह सर्टाइल नहीं होते हैं। क्लियर है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और एक चीज़ याद रख सकते हैं बेटा कि शॉर्ट जीनोम साइज होता है, ठीक है ना। शॉर्ट जीनोम साइज मतलब ओनली 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 14 क्रोमोसोम्स है बेटा, तो ज़्यादा लेंथी जीनोम इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये सारे फीचर्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने किसको सिलेक्ट किया, एक पी प्लांट को स्टडी किया। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल कैरेक्टर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये डिप्लॉयड नेचर का है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ईजी टू ग्रो है एंड मिनिमम आफ्टर केयर है। अवेलेबिलिटी ऑफ सबसे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वेराइटीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। ईजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ब्रीडिंग है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रख लेना। नेचर में ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, लेकिन हम उसको क्या करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। एंड इसके अलावा बेटा पी प्लांट के अंदर जो F1 हाइब्रिड्स जो होते हैं वो नॉर्मल हाइब्रिड्स की तरह सर्टाइल नहीं होते हैं, बट दे आर फर्टाइल हाइब्रिड्स। क्लियर है। तो आपने आज याद रखा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो हमने आज सीखी कि मेंडल ने खाली पी प्लांट के ऊपर काम नहीं किया है, इसके अलावा भी प्लांट्स के ऊपर काम किया, और प्लस मेंडल ने हनी बीज के ऊपर भी काम किया है, माउस के ऊपर भी काम किया है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, तो इसलिए उनको हम मेंशन नहीं यहाँ पर करेंगे। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मेंडल को मिले वो मिले बेटा उसको पी प्लांट से। अब पी प्लांट ही क्यों इंपॉर्टेंट प्लांट था, उसके हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करे हैं। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ भी आए होंगे। क्लियर है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि मेंडल ने पी प्लांट को जब स्टडी किया, क्लियर है ना, इस पी प्लांट के अंदर हमने देखा 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। उन 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, लेकिन मेंडल ने उन सारे कैरेक्टर्स में, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज़ किए, लेकिन आउट ऑफ दोज मेनी कैरेक्टर्स बेटा मेंडल को 7 ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, जिनकी वजह से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो भी है बेटा वो सब प्रूव किए। और उन 7 कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि मेंडल के वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे। फर्स्ट चीज़, उनमें से डोमिनेंट कौन सा था और रिसेसिव कौन था। सेकंड चीज़ एंड थर्ड चीज़, क्या वो 7 कैरेक्टर्स 7 क्रोमोसोम के ऊपर थे या उससे कम क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, बिकॉज टोटल तो 7 क्रोमोसोम्स हैं। क्या 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 क्रोमोसोम्स के ऊपर थे या ओनली फ्यू क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, वो भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स बेटा। लिस्ट ऑफ मेंडेलियन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो लेट अस क्रिएट ए लिस्ट ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और हर एक कैरेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। जो कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट करने के लिए हम एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए हमारे लिए याद रखना बाद में। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ओके,
चलिए, तो ये हमने टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो लेट अस लेबल दिस टेबल। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, कि मतलब हमें कौन कौन सा नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टडी करना है। तो डियर सॉरी, सो यहाँ पे हम नंबर को मेंशन करेंगे कि कौन कौन सा नंबर है। यहाँ पे हम कैरेक्टर को देखेंगे कि किस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए। यहाँ पे हम कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैरेक्टर डोमिनेंट था, मतलब मेंडल का जो कैरेक्टर था उसका एक ट्रेड तो डोमिनेंट होगा, हमने कल देखा था, एक ट्रेड रिसेसिव होगा। तो यहाँ पे हम डोमिनेंट ट्रेड की बात करेंगे, यहाँ पे हम रिसेसिव ट्रेड की बात करेंगे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि वो ट्रेड या वो कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। क्लियर है? चले, तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यही याद रखना कि ये टेबल ही वो चीज़ है जिसके ऊपर पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स बेस्ड है बेटा। सो कंप्लीट मेंडेलियन जेनेटिक्स इज बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इस टेबल को। चलिए, अब हम सबसे फर्स्ट पहले कैरेक्टर की बात करने वाले हैं जो मेंडल ने स्टडी किया था जेनेटिक्स में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कैरेक्टर को मेंशन करने वाले हैं, और वो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा जो है वो है हमारा सीड कलर। सीड कलर, क्लियर है? अब सीड कलर की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है ना, जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था, तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा पी प्लांट के अंदर, जब उसने बहुत सारे पी प्लांट, अभी हम देखेंगे कितनी वैरायटीज़ मेंडल ने पहले सिलेक्ट की, फाइनली वो कितनी वैरायटीज़ पे आया वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो मेंडल ने जब बहुत सारी वैरायटीज़ है पी प्लांट को स्टडी किया, तो आउट ऑफ मेनी वैरायटीज़ ऑफ पी प्लांट बेटा जब उसने स्टडी किया, उसने देखा कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ पी प्लांट्स के अंदर सीड जो होता है या तो वो येलो कलर का होता है या तो वो ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है ना? तो मतलब ओवरऑल मेंडल को सीड कलर में दो तरीके के कलर्स मिले, एक तो येलो कलर्ड सीड मिला और एक तो ग्रीन कलर्ड सीड मिला। लेकिन जब उसने देखा कि नंबर किसका ज़्यादा है, येलो कलर का ज़्यादा है कि ग्रीन कलर का ज़्यादा है, तो उसको येलो कलर्ड सीड ज़्यादा मिले और ग्रीन कलर सीड्स कम मिले। तो अगर येलो कलर सीड्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली दैट मीन्स येलो कलर इज डोमिनेंट, ठीक है ना। और अगर ग्रीन कम मिल रहा है तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा कि ग्रीन कलर क्या है बेटा, ग्रीन कलर रिसेसिव है। समझ गए ना? तो मतलब पहली चीज़ जो हम समझेंगे यहाँ पे वो है कि सीड कलर जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था, ठीक है ना, वो दो प्रकार के सीड कलर्स उसको देखने को मिले बेटा आउट ऑफ आफ्टर स्टडिंग मेनी जनरेशन्स बेटा। उसमें से एक था येलो कलर सीड और दूसरा था ग्रीन कलर। तो येलो बिकॉज नंबर में ज़्यादा मिले उसको, जब उसने काउंट किया सीड्स को तो हमेशा येलो सीड ज़्यादा मिलते थे, ग्रीन सीड्स काउंटिंग में कम मिलते थे। तो यही रीज़न है बेटा कि मेंडल ने गेस किया बिकॉज येलो ज़्यादा मिल रहे हैं तो येलो क्या होगा, येलो डोमिनेंट होगा, ठीक है। और ग्रीन क्या होगा, ग्रीन रिसेसिव होगा। अब आपको याद है कल हमने कुछ टेक्निक यूज़ की थी बेटा डोमिनेंट एंड रिसेसिव को शो करने के लिए, आई होप वो आपको अभी भी याद होगा। तो मैंने आपको कल बोला था डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, रिसेसिव को यूज़ दिखाने के लिए बेटा हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम डोमिनेंट यहाँ पे येलो दिखा रहे हैं तो दैट मीन्स हम कैपिटल वाई लिखेंगे। सो कैपिटल वाई मीन्स येलो कलर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल वाई लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो मतलब सीड कलर दो प्रकार का था, या तो येलो था या तो ग्रीन था। क्लियर? येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। और ये सीड कलर जो है ये मेंडल को मिला बेटा ऑन क्रोमोसोम, सॉरी नॉट मेंडल को, साइंटिस्ट का नाम मैं बाद में बता देता हूँ आपको। तो साइंटिस्ट था बेटा जिसने देखा कि ये सीड कलर जो है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रोमोसोम नंबर 1। और साइंटिस्ट बेटा जिसने क्या किया, जिसने बाद में आफ्टर द डिस्कवरी, मतलब मेंडल की ऑलरेडी डिस्कवरी हो गई थी, बहुत टाइम ऑलरेडी बीत गया था, ठीक है ना। तो बाद में बेटा एक साइंटिस्ट आया, तो साइंटिस्ट का नाम प्लीज़ याद रख लीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम था स्टिग
स्टिगब्लिक्स्ट। ओके, स्टिगब्लिक्स्ट बेटा इसने लोकेट किया, लोकेटेड मेंडेलियन कैरेक्टर्स ऑन क्रोमोसोम्स हैं, located Mendelian characters on chromosomes। तो ये याद रख लीजिएगा प्लीज़, मतलब जो लास्ट वाला हमने कॉलम ऐड किया है वो मेंडल की वजह से कॉलम ऐड नहीं हुआ है, वो कॉलम किसकी वजह से ऐड हुआ बेटा, स्टिगब्लिक्स्ट की वजह से ऐड हुआ है। इसने बाद में आफ्टर द डिस्कवर मेंडल का लॉ डिस्कवर भी हुआ था। बाद में बेटा इस बंदे ने क्या किया, इसने चेक किया कि मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे वो पी प्लांट के किस किस क्रोमोसोम के ऊपर है, तो आजकल हमको पता है, तो इसलिए मैं बेटा वो कॉलम भी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है ना। तो पहला कैरेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है जो हमने ऑलरेडी समझ लिया। तो पहला कैरेक्टर हमने लिया था सीड कलर का, और हमने देखा सीड कलर दो प्रकार का होता है, येलो होता है एंड ग्रीन होता है। येलो जो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड ग्रीन जो होता है वो क्या होता है, वो रिसेसिव होता है। क्लियर। और ये कैरेक्टर कहाँ पे है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। चलिए, तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सेकंड कैरेक्टर, जो हमको मेंडल का देखना है कि मेंडल ने और कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया था जो कंट्रास्टिंग नेचर का था। तो सेकंड कैरेक्टर जो मेंडल ने यूज़ किया वो था फ्लावर कलर। फ्लावर कलर मेंडल का सेकंड कैरेक्टर था। अब फ्लावर कलर में मेंडल ने क्या देखा, इसने देखा कि जितने भी पी प्लांट्स इसने अभी तक स्टडी किए थे, इसने देखा मोस्टली पी प्लांट का फ्लावर का कलर जो होता है या तो वो वायलेट होता है या तो वो वाइट होता है। क्लियर है ना। लेकिन अगर काउंट करने को बैठे कि वायलेट ज़्यादा है कि वाइट ज़्यादा, तो इसने देखा वायलेट फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं एंड वाइट फ्लावर्स कम होते हैं। तो बिकॉज वायलेट्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वाइट, या कभी कभी पर्पल भी आप ले सकते हैं बेटा इस चीज़ को, ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं उसमें। तो इसने देखा वायलेट कलर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाइट, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स वायलेट डोमिनेंट है और वाइट क्या है बेटा, वाइट रिसेसिव है। क्लियर है। तो फ्लावर कलर जो था वो था वायलेट, एंड वाइट अब वायलेट जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, बिकॉज डोमिनेंट है तो W से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w से। क्लियर। और बाद में बेटा स्टिगब्लिक्स्ट ने क्या देखा, इसने देखा ये जो फ्लावर कलर होता है किसका, पी प्लांट का, ये जो जीन है फॉर फ्लावर कलर ऑन द पी प्लांट बेटा, दिस जीन इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। तो कभी कभी एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए द जीन फॉर सीड कलर एंड फ्लावर कलर इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, तो आपको पता होना चाहिए बेटा दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। तो इसलिए मैं सीरीज उसी हिसाब से यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको क्रोमोसोम भी याद रहे, ठीक है ना। तो हमारा 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया, सो दिस इज थर्ड कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया, वो था बेटा प्लांट हाइट। ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लांट हाइट मेंडल ने देखा दो, या स्टेम हाइट भी आप बोल सकते हैं, तो वो 2 प्रकार की थी, या तो टॉल था या तो डॉर्फ था। ओके। और आपको ऑलरेडी पता है, इसमें मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। टॉल डोमिनेंट होता है तो दैट मीन्स कैपिटल टी, एंड डॉर्फ रिसेसिव होता है दैट मीन्स स्मॉल टी। स्मॉल टी। और बाद में स्टिगब्लिक्स्ट ने देखा कि ये जो जीन फॉर प्लांट हाइट है बेटा, इन केस ऑफ पी प्लांट, तो जीन फॉर प्लांट हाइट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। ठीक है। चलिए 3 कैरेक्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 4th कैरेक्टर की तरफ जो मेंडल ने स्टडी किया है। सो 4th कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया या चेक किया पी प्लांट के अंदर, वो था पॉड शेप।
पॉड शेप। अब मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि पी प्लांट के अंदर जो पॉड शेप होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो फूला हुआ होगा मतलब इन्फ्लेटेड, या तो चिपटा हुआ होगा मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है ना, तो दो प्रकार के पॉड्स हो सकते हैं, या तो इन्फ्लेटेड होगा या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो इसके मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी बाद में ऐड करने वाला हूँ, वो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब इन्फ्लेटेड का मतलब है बेटा जो थोड़ा फुला हुआ होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब है जो थोड़ा बहुत क्या होगा बेटा, चिपटा हुआ होगा। ठीक है ना। अब इन्फ्लेटेड बिकॉज डोमिनेंट है, ज़्यादा कॉमनली आपको इन्फ्लेटेड ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड क्योंकि रिसेसिव है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से। क्लियर है ना। अब सेम पर्टिकुलर जीन जो है बेटा, पॉड शेप का जीन जो है, जब स्टिक ब्लिस ने इसका स्टडी किया और इसको पता चला बेटा कि जीन फॉर पॉड शेप जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। क्लियर है ना। तो इससे आपको इजीली याद भी रहेगा बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर मेंडल ने चेक किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चेक किया, फिफ्थ कैरेक्टर जो था वो था फ्लावर पोजिशन। फ्लावर पोजीशन। अब मेंडल ने देखा कि पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर पोजीशन होता है या तो इस साइड में होगा मींस एक्शियल, या तो एकदम टॉप पे होगा मींस टर्मिनल। लेकिन फ्लावर जो एक्शियल थे वो नंबर में ज़्यादा थे एंड टर्मिनल नंबर में कम थे। दैट इज़ द रीज़न कि एक्शियल क्या होगा, एक्शियल डोमिनेंट होगा, एक्शियल डोमिनेंट होगा, और टर्मिनल क्या होगा, टर्मिनल रिसेसिव होगा। अब बिकॉज एक्शियल डोमिनेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, एंड टर्मिनल रिसेसिव है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। क्लियर। सेम चीज़ को बेटा जब जीन की सर्च करी स्टिक ब्लिस ने, उसने क्या देखा, उसने देखा कि फ्लावर पोजीशन का जो जीन होता है दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। तो याद रखना क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर किस किस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन है। तो 3 कैरेक्टर्स का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है, प्लांट हाइट का, पॉड शेप का एंड फ्लावर पोजीशन का। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टर जो मेंडल ने चेक किया पी प्लांट के अंदर कि है कि नहीं है, वो था बेटा हमारा पॉड कलर। फ्लावर पोजीशन के बाद पॉड कलर। पॉड कलर, और देखा कि पॉड कलर दो प्रकार का होता है, ग्रीन एंड येलो होता है। ग्रीन ज़्यादा होता है इसलिए ये डोमिनेट हो जाएगा, येलो कम होता है और इसी वजह से क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दैट मीन्स अगर हम इसको जीनोटाइपिकली शो करें तो कैपिटल जी जो होगा वो डोमिनेंट होगा एंड स्मॉल जी जो होगा वो रिसेसिव होगा। सेम चीज़ को बेटा जब स्टिक ब्लिस ने देखा ऑन बेस ऑफ जीन प्रेजेंस कि किस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, और पता चला कि जीन फॉर पॉड कलर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जीन फॉर पॉड शेप जो है वो 4 नंबर पे प्रेजेंट है, लेकिन जीन फॉर पॉड कलर जो है वो 5 नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। आगे मैं इसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, अभी बस आप इतना याद रख लीजिए। सेवन्थ एंड लास्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। जो लास्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चूज़ किया अपनी स्टडी के लिए वो सीड शेप था, और ये भी आप इंटरेस्टिंग देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो पढ़ा था बेटा वो सीड कलर था। तो सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है, लेकिन सीड शेप जो है बेटा वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर है। अब सीड शेप जब मेंडल ने चेक किया तो देखा कि सीड शेप दो प्रकार का होता है, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। ओके। अब राउंड बिकॉज डोमिनेंट है तो आर आएगा, कैपिटल आर। रिंकल्ड बिकॉज रिसेसिव है तो
स्मॉल आर आएगा। और सेम चीज़ को बेटा जब जीन की प्रेजेंस देखी स्टिग्लिट्ज़ ने, उसने देखा कि दिस इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। तो देख सकते हैं आप दोबारा से इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा कि सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे है और सीड शेप जो है बेटा वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। अब ये ज़रूरी क्यों, इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मेंडल वॉज वेरी लकी बेटा, उसने डायहाइब्रिड क्रॉस को चेक करने के लिए 2 ऐसे कैरेक्टर्स को चूज़ किया था विच आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते तो फिर मेंडल को कभी भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता नहीं चलता, बिकॉज जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड बेटा, वो ईजिली सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना? तो चलो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको बेटा लिंकेज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को दोबारा से आपको याद दिला दूंगा। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने स्टडी करे किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर। सो लेट अस कंप्लीट दिस डायग्राम फर्स्ट हियर। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर आपको याद रहने चाहिए और ये 7 कैरेक्टर बेटा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ये कॉमन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 7 से कॉन्ट्रास्टिंग फीचर जो मेंडल ने स्टडी किए थे वो था सीड कलर, फ्लावर कलर, प्लांट हाइट, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड सीड शेप। और प्लीज़ अब आप याद रखेंगे क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर कौन सा है, 4 के ऊपर कौन सा है, 5 के ऊपर कौन सा है, 7 के ऊपर कौन सा है। दैट मीन्स अगर हम ध्यान से इस चीज़ को देखें कि मेंडल के पास बेटा 7 क्रोमोसोम थे, लेकिन आउट ऑफ दो 7 क्रोमोसोम्स बेटा हमारे जितने भी मेंडलियन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन chromosome number 1, 4, 5 and 7. That means they are only present on 4 different chromosomes. तो रिमेनिंग जो 3 क्रोमोसोम्स है उनके ऊपर कोई कैरेक्टर क्यों नहीं प्रेजेंट है? बिकॉज पी प्लांट के अंदर बेटा खाली ये 7 कैरेक्टर्स नहीं होंगे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट का कैरेक्टर होगा, रूट ग्रोथ का कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कैरेक्टर होगा, फोटोसिंथेसिस का कैरेक्टर होगा। उन पर्टिकुलर चीज़ों के जो कैरेक्टर्स होंगे बेटा वो बाकी रिमेनिंग क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन याद रखने के मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर ओनली प्रेजेंट है, नोट यहाँ पे डालेंगे और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर बेटा। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट are present only on chromosome number 1, 4, 5 and 7 बेटा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 के ऊपर है सीड कलर एंड फ्लावर कलर, 4 के ऊपर है बेटा प्लांट हाइट, पॉड शेप एंड फ्लावर पोजीशन, 5 के ऊपर प्रेजेंट है बेटा पॉड कलर एंड 7 के ऊपर प्रेजेंट है बेटा सीड शेप। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप अच्छे से याद भी रख लेना। क्लियर है ना? तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी बाद में इसमें ऐड कर दूंगा जो आप बाद में देख लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हम एक्चुअल में बेटा देख क्या रहे थे, और पर्टिकुलर चीज़ें जो है कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है ये भी आपको फोटोग्राफ से ही पता चलेगा। ठीक है ना? या बाकी चीज़ें कैसी होती है बेटा, राउंड एंड रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, एक्शियल टर्मिनल का मतलब क्या होता है। जब मैं फोटोग्राफ ऐड करूँगा वो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, तो उससे आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा ये चीज़ें क्लियर होने में। क्लियर है ना? सो आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्यों चूज़ किया गया, इंपॉर्टेंट चीज़, और प्लस कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स जो कंप्लीट हो गया इधर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि मेंडल ने जब इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ किया, चूज़ करने के बाद बेटा मेंडल ने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को फॉरवर्ड किया, मतलब मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या प्रोसीजर था उसके एक्सपेरिमेंट्स का, क्या टेक्निक उसने एक्सपेरिमेंट्स को मतलब प्रूव करने के लिए यूज़ की बेटा। और उन्हीं टेक्निक्स को जब हम आगे जाके मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड प्रोसेस पढ़ेंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें सेम टेक्निक्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द मेंडलियन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सो अभी हम स्टडी करेंगे बेटा मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक।
मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब मेंडल ने बेटा अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को अपने मतलब सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का यूज़ किया था उसमें बेटा 3 मेजर स्टेप्स उसने यूज़ किए। अब इसमें से फर्स्ट स्टेप जो था वो मेंडल जो यूज़ करता था वो था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स। तो पहली चीज़ जो मेंडल करता था हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट में वो क्या करता था, वो सबसे पहले प्योर प्लांट्स को सिलेक्ट करता था। अभी प्योर प्लांट्स क्या वो हम अभी देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, तो मतलब जब भी मेंडल का एक्सपेरिमेंट शुरू होगा या कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मेंडलिज्म में, हम हमेशा कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम हमेशा प्योर पेरेंट से ही शुरुआत करेंगे। अब ये प्योर पेरेंट क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। तो होमोजाइगोसिटी जो होती है बेटा वो प्योरिटी को डिटरमाइन करती है। तो ये है सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स फर्स्ट चीज़, ठीक है ना। सेकेंड, एक बार प्योर प्लांट सिलेक्ट हो गया फिर उसके बाद मेंडल क्या करता था, प्योर प्लांट्स को बेटा आपस में क्रॉस पॉलिनेट करा के उनका F1 जनरेशन बनाता था और फिर F1 को क्या करता था बेटा आपस में सेल्फिंग कराता था जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो सेकंड चीज़ क्या करता था मेंडल, वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ pure plants for F1 generation। मतलब F1 जनरेशन को बनाने के लिए उसने प्योर प्लांट्स को आपस में क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेट करा दिया, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एंड फाइनली जब F1 जनरेशन बन गया, अब F1 जनरेशन को वो आपस में क्रॉस करवाएगा जिसको हम सेल्फिंग बोलते हैं। सॉरी, F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया जाता था जिसको हम सेल्फिंग बोलते हैं बेटा, टू प्रोड्यूस F2 और F3 जनरेशन। तो थर्ड स्टेप होगा वो होगा सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन for F2 and F3 generations। हम F3 तक नहीं जाते हैं, हम F2 तक जाते हैं मेंडलिज्म में, लेकिन चाहे तो आप F3 में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा F3 जनरेशन। तो मतलब मेंडल जब भी अपने एक्सपेरिमेंट को करता था ही ऑलवेज फॉलोड दिस सीक्वेंस बेटा। सबसे पहले प्योर प्लांट्स लेता था, प्योर प्लांट्स को आपस में बेटा पॉलिनेट कराता था। एक बार वो पॉलिनेट हो गए तो उनसे F1 जनरेशन निकलता था, फिर वो F1 को आपस में पॉलिनेट कराता था तो फिर क्या निकलता था, F2 और F3 निकलता था। क्लियर है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स को कैसे सिलेक्ट किया, क्या टेक्निक उसने यूज़ की फॉर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बेटा। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट से। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। अब मेंडल ने जब ये काम शुरू किया, मतलब ये सारा प्रोसेस शुरू किया,
तो मेंडल ने सबसे पहले बेटा इनिशियली जो वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट सिलेक्ट की थी, दे वर 34 वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट पी प्लांट्स बेटा। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, ही सिलेक्टेड इनिशियली he selected 34 varieties and allowed them to self breed, मतलब 34 वेराइटीज़ दी और उनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, नाउ 34 से फिर नेक्स्ट स्टेप इसने क्या लिया, अब 34 से बेटा इसने कुछ वेराइटीज़ जो अच्छे से सेल्फ ब्रीड नहीं कर रही थी उनको हटा दिया और फिर इसने 22 को सिलेक्ट किया। द नंबर वॉज reduce it to 22 varieties. फाइनली इन 22 वेराइटीज़ से भी बेटा लास्ट में क्या किया, इनसे भी कुछ को हटा दिया जो प्योरिटी नहीं दिखा रही थी और फाइनली इनमें से किन को सिलेक्ट किया, 7 प्योर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को सिलेक्ट किया। फाइनली he selected 7 true breeding varieties. ओके, सो ये तरीका था बेटा किनको सिलेक्ट करने का, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को सिलेक्ट करने का। तो पहले 34 वेराइटीज़ ली, उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराते कराते जिन्होंने अच्छे से सेल्फ पॉलिनेट किया उनको बेटा रखा, जिनमें प्रॉब्लम हुआ उनको हटा दिया और फाइनली उन 22 से भी बेटा फाइनली किनको सिलेक्ट कर दिया, ओनली 7 को सिलेक्ट कर दिया। क्लियर। नाउ ये जो प्योर वेराइटीज़ इसने डेवलप करी, ये जब भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है वो सेम ट्रेड का होता है ऑन सेल्फ पॉलिनेशन बेटा और सेल्फ ब्रीडिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है कि ये जो प्योर वेराइटीज़ ने डेवलप करी यहाँ पे, ओके, ये जो प्योर वेराइटीज़ ने डेवलप करी बेटा, प्योर वेराइटीज़ गिव राइज to offsprings having similar trait on self pollination। ऑन सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेरे पास एक ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है, तो इधर मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है, कैपिटल टी मेरी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है। तो अगर मैं इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दूँ, मतलब सिमिलर तरीके से और सिमिलर दूसरे प्लांट से पॉलिनेट करा दूँ, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग भी होंगे बेटा वो भी क्या होंगे, वो भी सेम होंगे, वो भी कैपिटल टी होंगे।
तो ऐसी पर्टिकुलर वेराइटीज़ को जिनके ऑफस्प्रिंग एकदम पेरेंट के जैसे ही होंगे, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या, ऐसी वेराइटीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ बोलते हैं। मान लो फॉर मेरे पास और एक ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ये वाली स्मॉल टी, इसको मैं सेल्फ पॉलिनेट करा रहा हूँ बेटा स्मॉल टी के साथ, तो ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग भी क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। क्लियर है ना। तो सिमिलर ट्रेड दिखा रहा है ऑफस्प्रिंग भी। तो ऐसी वेराइटीज़ को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ बेटा। तो मेंडल सबसे पहले क्या करता था, ऐसे प्लांट्स को जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बेटा सेम ही तरीके का ट्रेड दिखाते हैं, इनको सेलेक्ट करता था। जैसे इस कैपिटल टी को आप कितनी बार भी सेल्फ पॉलिनेट कराओगे, वो हमेशा क्या देगा, कैपिटल टी ही देगा। लेकिन मान लो अगर इसने बीच में कैपिटल टी स्मॉल टी दे दिया या स्मॉल टी दे दिया, फिर मेंडल इनको हटाता था। जैसे सबसे पहले बेटा उसने कितना लिया था, फर्स्ट नंबर पे 34 वेराइटीज़ ली थी, और 34 वेराइटीज़ को उसने बहुत बार सेल्फ पॉलिनेट कराया। अब उसमें से कुछ वेराइटीज़ ऐसी थी जो हमेशा सेम रहेगी, जैसे मान लो फॉर कैपिटल टी रहेगी, लेकिन कुछ चेंज हो गई। जो चेंज हो गई मतलब वो प्योर वेराइटीज़ नहीं थी बेटा, उनको हटा दिया। लेकिन जो अभी भी उसी तरीके से पॉलिनेट करके सेम ट्रेड दिखा रही है, वो प्योर वेराइटीज़ है बेटा, और उनको क्या कर दिया, उनको रख लिया। क्लियर है ना। तो उनकी वजह से क्या डेवलप हो गई, प्योर वेराइटीज़ डेवलप हो गई। और ये जो प्योर वेराइटीज़ मेंडल ने डेवलप की, इनको मेंडल ने क्या बोला, इनको पेरेंटल जनरेशन बोला बेटा। ठीक है ना। सो दीज ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज फॉर्म्ड, तो इनकी वजह से मेंडल ने क्या बनाया, पेरेंटल जनरेशन फॉर्म्ड, पेरेंट जनरेशन। और पेरेंट जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सो पी मीन्स पेरेंट जनरेशन। और इसी पेरेंट जनरेशन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। ठीक है ना। एंड वेर यूज्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट बेटा। सो स्टेप नंबर 2 जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट जो है बेटा, वो किसके लिए हम कर रहे थे, फॉर F1 जनरेशन, फॉर F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन, F1 का मतलब होता है फाइलियल। फाइलियल मीन्स बेटा ऑफस्प्रिंग्स। नाउ हुआ क्या बेटा, अब जब पेरेंट जनरेशन हमारे पास डेवलप हो गया, आफ्टर डेवलपिंग पेरेंट जनरेशन बेटा, अब मेंडल ने क्या किया, जो पेरेंट जनरेशन थी उन पेरेंट जनरेशन को इसने क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेट करा दिया। याद रखना पेरेंट जनरेशन बना था सेल्फ पॉलिनेशन से, बार बार उनको सेम तरीके से पॉलिनेट करा के। लेकिन अब उसने क्या किया, F1 जनरेशन को डेवलप करने के लिए उसने 2 सेल्फ पॉलिनेटिंग पेरेंट्स को लिया और उनको आपस में क्या करा दिया, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करा दिया। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, वो दोनों पेरेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उस ऑफस्प्रिंग को हम हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। एंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या हो गया, एक मिनट, just 1 minute, something happened.
तो रेड से मेरे को लिखना पड़ेगा। सो क्या हुआ बेटा, क्रॉसिंग और मेटिंग, क्रॉसिंग और मेटिंग हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हम एनिमल्स का नहीं, तो मैं क्रॉसिंग ऑफ टू वेराइटीज of plants is known as hybridization। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब क्रॉस किन को किया जाएगा, क्रॉस ऐसी वेराइटीज़ को किया जाएगा जो एक दूसरे से अलग हो, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग हो। प्लांट्स विथ contrasting traits were crossed। ओके, पहले में हमने फाजो कैपिटल टी को क्रॉस कराया था। अब मान लो फाजो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी को क्रॉस कराऊंगा स्मॉल टी के साथ। तो कैपिटल टी अलग वैरायटी था, स्मॉल टी अलग वैरायटी है। अब जब इनको क्रॉस कराऊंगा तो जनरेशन क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस जनरेशन इज़ नोन एज F1 जनरेशन, और ये हाइब्रिड जनरेशन होती है बेटा। ये दोनों पेरेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ गए ना। चलिए, तो हमारे पास हाइब्रिड मिला बेटा। अब हाइब्रिड में क्या होगा कि 50% फ्लावर जो होंगे बेटा वो सेम प्लांट, मतलब जो नीचे जो जनरेशन मिलेगी बेटा उसमें से मेल प्लांट फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी है, फीमेल प्लांट फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी है बेटा। अब जब मैं इन दोनों को क्रॉस कराऊंगा तो नीचे मेरे पास जो 100% F1 जनरेशन मिलेगी, मतलब जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे बेटा, वो हाइब्रिड तरीके के होंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन बोलते हैं। समझ गए ना। और फाइनली क्या करेंगे हम इस F1 को क्रॉस पॉलिनेट, हम इस F1 को बेटा सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे। जब इस फॉर एग्जाम्पल इसको हम सेल्फिंग भी बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसे ले लूँगा कैपिटल टी स्मॉल टी ले लूँगा और इनको आपस में क्या कराऊँगा, क्रॉस कराऊँगा। और इनसे जो मेरे को नीचे जनरेशन मिलेगी वो जनरेशन कौन सी होगी बेटा, वो F2 जनरेशन होगी। और उसी F2 जनरेशन से बाद में हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट कराते हैं। समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं पूरी सीक्वेंस को और देखते हैं कि कैसे ये क्रॉसिंग होता है। तो मैं एक्स्ट्रा एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो देखो पूरा सीक्वेंस देख लेना मेंडल ने क्या किया। सो मेंडल ने सबसे पहले प्योर प्लांट लिया, तो ये हमारा प्योर प्लांट है बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक टॉल प्लांट ले लेते हैं, जस्ट इमेजिन फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉल प्लांट है बेटा, टॉल प्लांट है। और ये एक ड्वार्फ प्लांट है, स्मॉल साइज्ड प्लांट है। तो दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, आपको पता है बेटा टॉल प्लांट का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी बिकॉज प्योर है, एंड इसका होगा बेटा स्मॉल टी बिकॉज प्योर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों नहीं है, बिकॉज वो प्योरिटी नहीं है। हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्योरिटी से शुरुआत करते हैं। मेंडल ने भी प्योरिटी से शुरुआत करी थी, इसलिए हमको भी वैसे शुरू करना पड़ेगा। अब जब मेंडल ने इन दोनों को क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेट करा दिया, इन दोनों को आपस में पॉलिनेट करा दिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होगा बेटा, इधर से निकलेंगे दो गेमीट्स, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, बिकॉज गेमीट्स बनाएंगे, डिप्लॉयड है बेटा ऑलरेडी हमको पता है। और ये भी बनाएगा दो गेमीट्स, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब हम क्रॉस पॉलिनेट कराएंगे तो ये गेमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इस गेमीट ने फ्यूज़ किया इसके साथ, या इसने फ्यूज़ किया इसके साथ बेटा, ठीक है ना। तो जब ये फ्यूज़ करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये फ्यूज़ करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है ना।
अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, इनको हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। तो जब मैं इनकी सेल्फिंग कराऊंगा तो इधर से 2 गैमेट्स आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से भी 2 गैमेट्स आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब क्या होगा, ये कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है या ये इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है। सेम तरीके से बेटा ये स्मॉल टी इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है या ये स्मॉल टी बेटा इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे पहला बनेगा कैपिटल टी, ये एक जनरेशन F2 जनरेशन का पहला मेंबर बन गया। दूसरा बन सकता है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और एक मेंबर बन गया। तीसरा बन सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बन सकता है स्मॉल टी। क्लियर है ना। अब इसमें से आपको क्या है बेटा, 3 टॉल दिख रहे हैं, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा और एक क्या दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है। तो ये मेथड था बेटा किसका, मेंडल का, टू डेवलप हाइब्रिड प्लांट्स, टू डेवलप F1 जनरेशन, टू डेवलप F2 जनरेशन बेटा। और मेंडल ने अपने इस मेथड में 2 स्पेशल मैकेनिज्म्स का यूज़ किया, एक था सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन बेटा। ठीक है ना। तो ये आज की क्लास के लिए बेटा इतना काफ़ी है। तो आज हमने सीखा मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ किए, पी प्लांट को सिलेक्ट किए कैसे किया, और मेंडल का मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्या था, ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग स्टेप्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम इमेस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, टैगिंग, क्रॉसिंग एंड सीड कलेक्शन की बात करेंगे, और फिर साथ में बेटा मोनो हाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड प्रोसेस की भी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो